साथियों नमस्कार। उम्मीद करता हूँ आप अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे, मस्त होंगे। साथियों आज हम चर्चा करेंगे जो एमपी सेट का 2022 का जो पेपर आया था उसके सॉल्यूशन के बारे में डिस्कस करेंगे और आज ये उसका दूसरा पार्ट है। फर्स्ट पार्ट मैंने करवा दिया है जिसकी लिंक मैं इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। और सिस्टमेटिक तरीके से आप जो हैं अगर इस पेपर का एनालिसिस करोगे तो आपको एक आइडिया लगेगा कि हाँ किस तरह के क्वेश्चन बनते हैं। पुराने पेपर देखने से यही फ़ायदा रहता है कि हम उसी तरीके से तैयारी करें और अपना जो सिलेक्शन फिक्स कर पाए। तो ये 2022 का पेपर है साहब, और जो सेट आए थे तो ये सेट ए है। ओके, सेट जो रहते हैं उनमें आगे पीछे क्वेश्चन रहते हैं, सेट का मतलब ये होता है बस, बाकी सभी में क्वेश्चन सेम रहते हैं। हमने जो है क्वेश्चन जो इसका सब्जेक्ट का चालू हुआ था 51 से चालू हुआ था, क्योंकि 50 तक के क्वेश्चन जनरल पेपर के क्वेश्चन थे। तो 51 से जो है 80 तक के क्वेश्चन हमने पिछले वीडियो में कंप्लीट कर लिए थे, विथ कॉन्सेप्ट की सारी चीज़ें देख ली थी। 30 क्वेश्चन कर रहे थे और आज जो है आगे के क्वेश्चन करते हैं। आज हम स्टार्ट करेंगे 81 से। 81 से स्टार्ट करने जा रहे हैं और उम्मीद करता हूं कि सभी ने जो है एमपी सेट सीजी सेट का फॉर्म डाल दिया होगा। सीजी सेट का तो खैर अभी डेट नहीं आई है, एमपी सेट का डाल दिया होगा और अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी होगी। लास्ट क्वेश्चन हमने ये करवाया था, मेसबा और स्पेक्ट्रोस्कोपी में उपयोग होने वाली रेडिएशन कौन सी रेडिएशन होती है, तो गामा रेडिएशन होती है, गामा रेज यूज होती है। यहाँ से स्टार्ट करना था अपने को। ओके, और जिन साथियों को पूरा कोर्स सिस्टमेटिक तरीके से पढ़ना हो वो हमसे जुड़ सकते हैं। मेरे मोबाइल नंबर इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिलेंगे और एप्लीकेशन की लिंक भी मिलेगी। एप्लीकेशन की लिंक से आप ऐप जो है अपने मोबाइल में इंस्टॉल कर सकते हो और कोर्स को ले सकते हो। सिस्टमेटिक तरीके से तैयारी करना, ध्यान रखना कि जो नॉलेज होता है वो तो अथाह होता है, समुद्र है, सागर है, उसमें गोते लगाते रहो। लेकिन एग्ज़ाम ओरिएंटेड हमें क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है, कैसे पढ़ना है ताकि सिलेक्शन हो जाए, वो बहुत ज़रूरी होता है किसी भी एग्ज़ाम में सिलेक्शन के लिए। स्ट्रेटेजी बनानी पड़ती, सिलेक्शन स्ट्रेटेजी, कि हाँ हम इस तरीके से तैयारी करेंगे, हम इतनी इतनी जानकारी है, हमें इतना और टॉपिक कवर करना है, हमारा सिलेक्शन इस तरीके से हो जाएगा। ये चीज़ होनी चाहिए। अदरवाइज़ मेरे पास जो है कई साथियों के फ़ोन आते हैं कि सर हमने जो है कई नेट का कोर्स परचेस कर लिया था और हमें समझ में नहीं आ रहा। तो जो भी कोर्स परचेस करो तो आप सोच समझ के करो कि नेट और सेट दोनों में अलग अलग चीज़ें हैं। नेट एक एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन आते हैं और इसमें सेट वाले क्वेश्चन जो होते हैं डायरेक्टली क्वेश्चन बनते हैं। ये दोनों के बीच की कड़ी है मेरे हिसाब से, एक पीजीटी और इसके नेट के बीच की कड़ी है। कुछ एडवांस टॉपिक भी आएंगे इसमें, ऐसा नहीं कि एडवांस टॉपिक नहीं आएंगे, लेकिन इतना भी ज़्यादा नहीं है, क्योंकि नेट का हर एक क्वेश्चन आप कहीं टेस्ट सीरीज लगाओगे तो हर एक क्वेश्चन में आपको जो है टाइम देना पड़ेगा, उसको समझना पड़ेगा। एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन रहते हैं, यहाँ वाले जो क्वेश्चन रहते हैं डायरेक्ट आंसर आते हैं इनमें। तो जो भी आप कोर्स ले तो सोच समझ के ले कि हाँ हमें जो है बेनिफिट मिलेगा। और जो एजुकेशन पर जो आप इन्वेस्ट करते हो, कभी भी ये ना सोचे कि ये इन्वेस्ट किया ये व्यर्थ जाता है। हमने भी 50-50 हज़ार रुपये दिए कोचिंगों के, तब जाके जो है हम आज पढ़ा पा रहे हैं। तो सामान्य बात है कि आज के टाइम में तो जो एजुकेशन जो है ऑनलाइन हो चुकी है और सबको फैसिलिटीज़ हैं। कंपटीशन भी जाने कहाँ से आता है पता नहीं चलता है, क्योंकि हर आदमी हर एक घर में मोबाइल है और कौन कोर्स परचेस करके कैसे स्टडी कर रहा है, कौन घर में बैठे बैठे जो है कब जो है फेमस हो जाए पता नहीं चलता आज के टाइम में। तो ये चीज़ें भी हैं, इसलिए कंपटीशन बड़ा है, फैसिलिटी बड़ी है तो कंपटीशन भी बड़ा है। अपडेट रहिएगा और तैयारी अच्छे से करिएगा बस। चलिए साहब, आपके सामने पहला क्वेश्चन है। हाइड्रोजन के लिए प्रथम बोर की कक्षा की त्रिज्या 0.53 अंगस्ट्रॉन है। बोर की तीसरी कक्षा की त्रिज्या ज्ञात करना है। किसकी त्रिज्या ज्ञात, तीसरी कक्षा की रेडियस आपको ज्ञात करना है। द रेडियस ऑफ फर्स्ट बोर ऑर्बिट फॉर हाइड्रोजन इज 0.53 अंगस्ट्रॉन। द रेडियस फॉर थर्ड बोर ऑर्बिट वुड बी, कितनी होगी साहब? तो इसके लिए सिंपल सा फार्मूला है। आपको जो है रेडियस निकालने के लिए आपके जो है प्रथम बोर की कक्षा की त्रिज्या दे रखी है 0.53 अंगस्ट्रॉन दे रखी है। तो आपको जो रेडियस निकालना है, ठीक है, जिस भी कक्षा की, उसके लिए फार्मूला है Rn और R1 और ये n का स्क्वायर। तो कौन सी तीसरी कक्षा के लिए रेडियस निकालना आपको? तो यहाँ पर जो रेडियस निकालोगे तो R1 कितना है, प्रथम कक्षा की रेडियस 0.53 इंटू ये जो है 9 का स्क्वायर होगा, 3 का स्क्वायर, तीसरी कक्षा है ना, 3 का स्क्वायर। तो ये जो है 0.53 मल्टीपल करो 0.53 इंटू 9, आपका आंसर आ जाएगा 4.77।
इसका बी वाला ऑप्शन जो है सही होगा। 4.77 अंगस्ट्रॉन होगी। बोर की तीसरी कक्षा की त्रिज्या क्या होगी? 4.77 अंगस्ट्रॉन आएगी साहब। चलिए आगे बात करते हैं। क्वांटम यांत्रिकी में वेव फंक्शन दर्शाता है। क्वांटम यांत्रिकी में श्रोडिंजर वेव इक्वेशन पढ़ोगे, क्वांटम मैकेनिक्स से पढ़ोगे, तब यहाँ पर बात आती है और वहाँ पर एक वर्ड बार बार यूज होता है, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी, जिसको साइन स्क्वायर से डिपेंड करते हैं। तो प्रोबेबिलिटी आ रही है मतलब प्रायिकता आ रही है, तो प्रोबेबिलिटी कहाँ पे दिख रहा है अपने को? सी ऑप्शन में दिख रहा है। तो यहाँ का इसका जो सही ऑप्शन जो होगा वो कौन सा होगा? सी होगा। द वेव फंक्शन ऑफ द वेव फंक्शन इन क्वांटम मैकेनिक्स रिप्रेजेंट्स प्रोबेबिलिटी ऑफ द सिस्टम आएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने हाजिर। एक क्वांटम यांत्रिकी प्रणाली की ऊर्जा की गणना करने के लिए एक स्वैच्छिक तरंग फलन का उपयोग किया जाता है, तो परिकलित मान वास्तविक ऊर्जा से कम नहीं होता है। यह कथन संबंधित है, किससे संबंधित है साहब ये? तो यहाँ पे हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल पढ़ रखा होगा, शोप सिद्धांत है, ऊर्जा के परिमाणीकरण का सिद्धांत है। तो देखिए ये जो सिद्धांत है वो कौन सा है? भिन्नता सिद्धांत है, ठीक है। वेरिएशन प्रिंसिपल है ये, कि एक क्वांटम यांत्रिकी प्रणाली की ऊर्जा की गणना करने के लिए एक स्वैच्छिक तरंग फलन का उपयोग किया जाता है, तो परिकलित मान वास्तविक ऊर्जा से कम नहीं होता है। यह कथन संबंधित है, तो भिन्नता के सिद्धांत से। थ्योरेटिकल क्वेश्चन है ये, वेरिएशन प्रिंसिपल से रिलेटेड है ये। अब यहाँ पर टर्म सिंबल से रिलेटेड नेट हो, सेट हो, टर्म सिंबल से रिलेटेड क्वेश्चन बनता ही बनता है। आपको बता देता हूँ, सिखा देता हूँ टर्म सिंबल का। वैसे टर्म सिंबल की स्पेशली वीडियो मैंने बना रखी है, बट यहाँ पर आपको मैग्नीज और टाइटेनियम के टर्म सिंबल बताने हैं, ठीक है। शब्द संकेत आपको बताने हैं, पद चिन्ह आपको बताने हैं। तो कैसे आप टर्म सिंबल निकालोगे साहब? मैग्नीज का जो है कॉन्फ़िगरेशन जो होता है, मैग्नीज 25, लास्ट में क्या लिखते हैं अपन? 3d5 और 4s2 लिखते हैं अपन, ठीक है। तो 3d5 की जब बात करोगे तो इसमें जो है कितने अनपेड इलेक्ट्रॉन है? 1 2 3 4 5 अनपेड इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। और यहाँ पर जो है L की जो वैल्यू आएगी +2 +1 0 -1 -2, ठीक है। अनपेड इलेक्ट्रॉनों के का सम जो है उसकी L की वैल्यू आएगी यहाँ पर। और टर्म सिंबल का जो फार्मूला है वो 2s + 1 Lj। अब देखना, एक बता रहा हूँ सिस्टमेटिक तरीके से टर्म सिंबल निकालना। बहुत सारों को तो आता होगा, जिनको नहीं आता उनके लिए बात करते हैं अपन। तो 2s + 1, तो सबसे पहले 2s + 1 की बात कर रहा हूँ। 2s + 1, हर एक की स्पिन कितनी? हाफ है, ठीक है, हाफ है ना। तो कितनी हो जाएगी टोटल? 2 × 5/2 + 1, तो ये कितनी आ जाएगी? 6। तो 2s + 1 की जगह क्या लिख लूँ साहब में? 2s + 1 की जगह क्या लिख लूँ? 6 लिख लूँ, ओके। इसकी जगह मैंने लिख दिया 6। L की वैल्यू क्या होगी? L की वैल्यू यहाँ पे कितनी आ रही है? 0 आएगी। तो L अगर 0 आ रहा है, L अगर 0 आ रहा है तो क्या होगा? S आएगा सिंबल, तो ये S 6s आ गया। अब J की वैल्यू निकालना है। तो J की वैल्यू जो है आधा या आधे से ज़्यादा भरा हुआ है, हाफ फील्ड या हाफ फील्ड से ज़्यादा भरा हुआ है ऑर्बिटल, तो L + S लिखते हैं। क्या लिखते हैं अपन? L + S। क्या लिखेंगे? L + S। J की वैल्यू कैसे निकालेंगे? L + S। तो आपके पास L क्या है? L तो आपके पास आ गया 0, L क्या है आपके पास? 0। और S क्या है आपके पास? S ये +½ +½ +½ +½ +½ तो इसको क्या लिखूंगा मैं? 6s 5/2। तो टर्म सिंबल 6s 5/2 किसका निकल के आया साहब? मैग्नीज का निकल के आ गया। मैग्नीज का क्या है? 6s 5/2, ये टर्म सिंबल निकल के आ गया। अब टाइटेनियम का क्या होगा टर्म सिंबल? तो टाइटेनियम के लिए, टाइटेनियम का लास्ट में जो होगा क्या लिखते हैं अपन? टाइटेनियम 3d2 4s2, 3d2 4s2। तो 3d के लिए जो है 1 2। अब 2s + 1 लिखना है, 2s + 1। तो 2s + 1 का डायरेक्ट शॉर्ट ट्रिक भी है कि 2 अनपेड इलेक्ट्रॉन है, तो 2s + 1 का वैल्यू कितना आ जाएगा? 3 आ जाएगा। अब यहाँ पे +2 और +1, तो टोटल वैल्यू कितनी आ रही है? L की कितनी आ रही है? 3 आ रही है। और 3 आ रही है तो 3 के लिए क्या लिखते हैं अपन? F। तो ये L की वैल्यू आ गई आपके पास में, कितनी आ गई? L की वैल्यू कितनी आ गई? L की जगह क्या लिख सकते हैं? F लिख सकते हैं। 2s + 1 की जगह 3 लिख सकते हो। अब J की वैल्यू, J की वैल्यू निकालेंगे। जो 2s + 1 Lj लिखते हैं अपन ना, 2s + 1 Lj, इसमें इस J की वैल्यू निकालेंगे तो आधे से कम भरा हुआ है, तो L माइनस क्या लिखेंगे? L - S। तो L कितना है आपके पास? 3 है, और S कितना है? +½ और +½ 1 हो गया, तो कितना हो जाएगा? 2।
तो 2s+1 Lj की वैल्यू जो है मैग्नीज के लिए, मेरी बात समझना, मैग्नीज के लिए 2s+1 की जगह क्या लिख रहा हूँ, 2s+1 की जगह तो 3 लिख रहा हूँ, मेरी बात समझना। L की जगह क्या लिखूंगा, F लिखूंगा, और J की जगह क्या लिखूंगा, 2 लिखूंगा। तो आपके लिए टाइटेनियम का जो ये, सॉरी टाइटेनियम के लिए ये आ जाएगा, टाइटेनियम के लिए 3f2, ओके, और मैग्नीज के लिए क्या आ जाएगा, 6s5/2। तो 6s5/2 यहाँ आ रहा है और 3f2 यहाँ पे आ रहा है। बी वाला ऑप्शन जो है बिल्कुल यानी में सही होगा। मेरी बात समझ में आ गई। टर्म सिंबल आसानी से आप ऐसे निकाल सकते हो। चलो, तो ये टर्म सिंबल किसका, ये टर्म सिंबल किसका, टाइटेनियम का। मैग्नीज का क्या है, 6s5/2। बी वाला ऑप्शन जो है इको सही होगा। आगे बढ़ा साहब। हाँ, कुछ कॉन्सेप्ट भी है, ऐसी बातें नहीं है कि ऐसे ही क्वेश्चन बनाए। सेट का पेपर भी ठीक ठाक ही बना था। बस आप जो है, कोई भी पेपर कठिन और कोई भी पेपर सरल नहीं होता है। जब आपको जो चीज़ें आती हैं तो वो पेपर सरल हो जाएगा, और आपको जो चीज़ें नहीं आती हैं तो आपके लिए वो पेपर कठिन होगा। और यही पेपर देके मैं भी खुद भी सेट क्वालिफाई हुआ हूँ। ओके, और होता है, सभी के साथ होता है। बहुत सारे मतलब बिल्कुल इजी वाले क्वेश्चन भी कभी कभी क्या है, मेमोरी वहाँ पर काम नहीं करती है तो रॉन्ग भी हो जाते हैं। लेकिन होना ये चाहिए कि रॉन्ग होते हुए भी इतने क्वेश्चन सही हो जाए कि सिलेक्शन हो जाए, बस ये होना चाहिए। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा इलेक्ट्रॉनिक संक्रमण वर्जित है ना। एक तो अलाउड है और एक फॉरबिडन। तो ये फॉरबिडन वाले कौन कौन से इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन के अकॉर्डिंग, बस एक चीज़ नोट करना, एस, पी, डी और एफ, ये नोट किया। एस के लिए अपन जो लिखेंगे, क्या लिखेंगे साहब, एस के लिए अपन लिखेंगे जीरेड, अनजीरेड, जीरेड अनजीरेड, ऐसा लिखेंगे, ठीक है। अब जो है यहाँ पर डी और एफ के लिए, मेरी बात सुनना, डी और एफ के लिए डी और एफ, डी के लिए क्या लिखूँ मैं, जी लिखूँ, एफ के लिए क्या लिखूँ, यू लिखूँ। तो ये क्या हो गया, अलाउड हो गया, इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन अलाउड ट्रांजिशन हो गया। ये जी यू हो गया, एक जी है एक यू है। एस क्या है, एस जी है, तो यहाँ पे जी लिख दिया। पी के लिए क्या लिखूँ मैं, पी, 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 जी और ये यू लिख दिया, एस और पी। पी और एफ जो है, पी क्या है, यू है, और एफ क्या है, ये भी यू है, अनजीरेड है ना, यू आ रहा है यहाँ पर। तो ये जो है, ये वाला जो ट्रांजिशन है, इसमें भी ए आ रहा है, टी आ रहा है, तो ये भी जो है वर्जित होगा, फॉरबिडन होगा। ये वाला वर्जित होगा, सॉरी वर्जित नहीं, वर्जित तो ये वाला है। कौन सा इलेक्ट्रॉनिक संक्रमण वर्जित है, फॉरबिडन है, तो पी और एफ वाला ये वर्जित है और ये अलाउड होंगे। तो इन सभी को क्या हो, कौन सा इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन कहेंगे, इनको अलाउड ट्रांजिशन कहेंगे। ये वाला जो है फॉरबिडन ट्रांजिशन है। कौन सा ट्रांजिशन है, फॉरबिडन। विच ऑफ द फॉलोइंग इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन इज फॉरबिडन, तो ये वाला पी और एफ वाला। अब ये आपको चीज़ मालूम होगी तो आप बता पाओगे कि ये कौन सा है। तो कॉन्सेप्ट तो लग रहा है साहब यहाँ पे, आई हमारी बात समझ में। तो अच्छे से पढ़ाई करना चालू कर दीजिएगा, क्योंकि इंतज़ार करने वाले को उतना ही मिलता है जो कोशिश करने वाले छोड़ जाते हैं, ठीक है। इंतज़ार करने वाले को उतना ही मिलता है जितना कोशिश करने वाले छोड़ जाते हैं। एक कैंडिडेट का फ़ोन आया था मेरे पास कि सर हमने बड़ी बड़ी जगह से लिया है लेकिन हमारा समझ में नहीं आ रहा है सर, हमारा आपका समझ में आ रहा है, हम क्या करें, हमारा जो कोर्स हमने परचेस कर लिया है। पर अब मैं किसी के बारे में कुछ नहीं, सब आज जो भी कोर्स ले वो सोच समझ के लेना, है ना। ऐसा नहीं कि बड़ी बड़ी कोचिंगें देख लो और वहाँ पर जो है अपने को चीज़ें वो क्लियर नहीं हो पा रही हैं, सिलेक्शन नहीं हो पा रहा है। तो वो चीज़ों का देख लेना जहाँ पर आपको जो लगे कि हाँ बेटर लगे, क्योंकि हम किसी का नाम नहीं ले सकते हैं, किसी को कुछ नहीं कह सकते कि कहाँ पे कौन पढ़ा रहा, सब बढ़िया पढ़ा रहे, अपने अपने हिसाब से पढ़ा रहे, जिनको जहाँ अच्छा लगे वहाँ से ले सकते हैं। वैसे निम्नलिखित में से किसका बॉन्ड ऑर्डर जो है 2.5 है, किसका बॉन्ड ऑर्डर जो है 2.5 है। बॉन्ड ऑर्डर से रिलेटेड पिछली वीडियो में भी बात करी थी। तो इसमें जो बॉन्ड ऑर्डर जो है किसका 2.5 है, HCl का तो 1 होगा, CO 18 है ना, टोटल सम इन दोनों का 18 आ रहा तो 1 हो रहा बॉन्ड ऑर्डर। CO में कितना आ रहा है, दोनों का सम 6 + 8, 6 + 8 कितना हो रहा, 14 आ रहा, तो इनका जो है 3 आएगा बॉन्ड ऑर्डर। NO में जो है 7 + 8 कितना आ रहा, 15 आ रहा है, और 15 आ रहा तो इसका 2.5 होगा। आपके लिए ऑप्शन जो है ये वाला सही है, सी वाला ऑप्शन इसका सही होगा। N2 का तो मालूम है ही आपको, N2 का कितना आएगा, 3 आएगी बॉन्ड ऑर्डर,
क्योंकि समझ जो है 14 आ रहा, और मैंने ट्रिक से बताई थी कि 14, 15, 16, 17, 18 और इधर वापस उधर भी चले जाओ, 13, 12, 11, 10। यहाँ पे कितना आ रहा साहब इसका बॉन्ड ऑर्डर, 14 का कितना बताया था, 3 बताया था, 0.5 घटाते जाओ, इसका हो जाएगा 2.5, तो ये 15 है, 2.5 इसका आ रहा है बॉन्ड ऑर्डर NO का। नाइट्रोजन और ऑक्सीजन का सम कितना हो रहा है इलेक्ट्रॉन का, 15 हो रहा है। 16 आएगा तो 2 आएगा, 17 आएगा तो 1.5, 18 आएगा तो 1.0 बॉन्ड ऑर्डर आएगा। इधर चलेंगे 13 आएगा तो 2.5, इधर चलेंगे तो 2.0, 1.5, 1.0। चलिए आगे बढ़े। तो इसका कौन सा वाला सही है साहब, इसका ये सही है। ओके, चलिए आगे बढ़े। निम्नलिखित में से किस अणु का अस्तित्व संभव नहीं है। MOT पढ़ी होगी, तो MOT में जो है अपन देखते हैं कि किस मॉलिक्यूल का अस्तित्व नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल कैन नॉट एग्जिस्ट, कौन सा मॉलिक्यूल एग्जिस्ट नहीं करता है, हीलियम, He2+ या C2 या B2। तो MOT के अकॉर्डिंग जो है हीलियम के बीच में कोई बॉन्ड ऑर्डर नहीं होती है, 0 बॉन्ड ऑर्डर होती है। क्या होती है, 0 बॉन्ड ऑर्डर होती है। और बॉन्ड ऑर्डर तो निकालना आती होगी साहब आपको हीलियम के लिए, जब बात करेंगे हीलियम की बॉन्ड ऑर्डर निकालना। ये हीलियम है, ये हीलियम है, ये एटॉमिक ऑर्बिटल हीलियम का, ये हीलियम का एटॉमिक ऑर्बिटल, ये हैं बात करते हैं He2। 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर हैं, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर, जितने इनमें एटॉमिक ऑर्बिटल में होंगे उतने मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन होंगे। तो साहब ये जो है भर दिए, इनको कहते हैं NB और इनको कहते हैं Na। तो जब बॉन्ड ऑर्डर आप निकालोगे तो NB - Na/2, तो कितना हो जाएगा, 2 - 2/2, 0/2 मतलब 0। बॉन्ड ऑर्डर कितने आ रही, 0 आ रही बॉन्ड ऑर्डर। हीलियम के बीच में कोई बॉन्डिंग नहीं है, He2 का मॉलिक्यूल होता ही नहीं, एग्जिस्ट करता ही नहीं है, बाकी सभी में होते हैं। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन बना ये भी। इसमें बात कर रहे हैं कि बात कर रिया p-pi-d-pi बॉन्ड की बात कर रिया साहब, p-pi-d-pi बॉन्ड। तो यहाँ पर डी की जब बात करेंगे तो इनमें तो 2s 2p 2d होता ही नहीं है, तो इन नाइट्रोजन में हो ही नहीं सकता, 3d होता ही नहीं ना, इसमें भी नहीं हो सकता। यहाँ पर सल्फर का जो होगा, सल्फर का d ऑर्बिटल और ऑक्सीजन का p ऑर्बिटल, तो इनके बीच में d-pi p-pi बॉन्ड बनता है सल्फर और ऑक्सीजन के बीच में। यहाँ पे हो ही नहीं सकता, बोरॉन के पास है ही नहीं, कार्बन के पास भी नहीं है, d ऑर्बिटल है ही नहीं प्रेजेंट। d ऑर्बिटल किसके पास में, सल्फर के पास में। तो SO3 जो है 2- जो है, ठीक है, इसमें sp3 हाइब्रिडेशन होता है। कौन सा होता है, sp3 हाइब्रिडेशन होता है। और इसके d ऑर्बिटल में जो प्रेजेंट रहता है इलेक्ट्रॉन, किसके, सल्फर के, तो यहाँ पर इसका तो d ऑर्बिटल, तो इसको d-pi और ये d-pi, ठीक है। और p किसका है, ऑक्सीजन का, तो d-pi p-pi बॉन्ड बन रहा है। ऑक्सीजन और सल्फर के बीच में d-pi p-pi बॉन्ड बनता है। 2 d-pi p-pi बॉन्ड होते हैं, ये भी बता सकते हैं अपन, बाकी में नहीं होता है। एक ही बात समझ में। SO3 2- में d-pi p-pi बॉन्ड होता है। यहाँ पे SO3 दे रखा है साहब, तो SO3 डबल बॉन्ड O, एक ही होता है SO3 2- d-pi p-pi। अब बात करें आगे अपन SO3 2- D4H पॉइंट ग्रुप जो है, पॉइंट ग्रुप किस में पाया जाता है, D4H पॉइंट समूह का उदाहरण है। कौन सा है साहब, D4H पॉइंट समूह का, पॉइंट ग्रुप का एग्जाम्पल कौन है। D4H की जब भी बात करते हैं तो कौन आएगा इसमें, XaF4 आएगा, जो ग्रुप थ्योरी में कंप्लीट करवाया गया। D4H XaF4 के लिए होगा। एक है ग्रुप थ्योरी से क्वेश्चन है ये कि S63 और S36 के समतुल्य ऑपरेशन निम्न में से कौन सा होता है। विच अमॉन्ग द फॉलोइंग में बी इक्विवेलेंट ऑपरेशन टू S36 और S63।
तो इसके लिए होगा जो ऑपरेशन होगा वो कौन सा होता है, आइडेंटिकल आई एंड ई, आई और ई होता है, तो ये दोनों ऑपरेशन होते हैं इसके लिए। चलिए अब यहाँ पर जो भी है इसमें जो है ये जो रीजन है अंगुलीछाप क्षेत्र होता है स्पेक्ट्रोस्कोपी में, तो वो जो है ये किस रीजन से कहाँ तक होता है ये चीज़ आपको याद रखनी पड़ेगी। तो यहाँ पर जो है इसका जो सही ऑप्शन है वो कौन सा है, सी वाला ऑप्शन इसका सही है कि द फिंगरप्रिंट रीजन ऑफ IR स्पेक्ट्रोस्कोपी कहाँ से का होता है, 1300 से 650, 1300 to 650 सेंटीमीटर इनवर्स। अगला क्वेश्चन है, जब प्रकिरणित विकिरणों की ऊर्जा आपतित फोटॉन के समान होती है तो प्रकिरणन कहलाता है। क्या कहलाता है साहब, क्या कहलाता है? व्हेन द स्कैटर्ड रेडिएशन हैव द सेम एनर्जी एज द इंसिडेंट फोटॉन द स्कैटरिंग इज कॉल्ड, उसको क्या कहते हैं? तो रमन स्पेक्ट्रा में जब बात करते हैं तो जो वेवलेंथ होती है, लेज़र लाइट की वेवलेंथ होती है, उसको जो भी मैटर है वहाँ पे होकर गुजार रहे, तो जो स्कैटरिंग होगा, अब जो स्कैटरिंग होगा तो सेम ये जो है, ये जो वेवलेंथ है, ये जो लेमड़ा है, इसको कह सकते हैं आप लेज़र लेमड़ा, सेम फ्रेक्वेंसी होगी, सेम वेवलेंथ होगी, तो उसको क्या कहेंगे, रेले स्कैटरिंग कहेंगे। उसको क्या कहेंगे, रेले स्कैटरिंग कहेंगे। याद रखना, रेले स्कैटरिंग, कोई चेंज नहीं हो रहा है, ठीक है। ये स्कैटर लाइट है और इसी को क्या कहेंगे, रेले स्कैटरिंग कहेंगे। अब क्या होता है, कुछ में क्या होता है कि इससे जो है हाई वेवलेंथ होती है, ज़्यादा वेवलेंथ होती है, तो उसमें आपको क्या मिलती है, ज़्यादा वेवलेंथ हो तो उसमें स्टॉक लाइन मिलती है, तो उसको अपन कहते हैं स्टॉक लाइन मिलती है, या उसको कह सकते हैं आप कि स्टॉक रमन स्कैटरिंग। और जब कम वेवलेंथ मिलती है तो उसको कहते हैं एंटी स्टॉक रमन स्कैटरिंग कहते हैं, ठीक है, एंटी स्टॉक रमन स्कैटरिंग कहते हैं। तो यहाँ पर जो बात कर रही है कि जब प्रकिरणित विकिरणों की ऊर्जा आपतित फोटॉन के समान होती है, तो उसको क्या कहते हैं अपन, रेले प्रकिरणन या रेले स्कैटरिंग कहते हैं। बी वाला ऑप्शन जो है एक सही होगा साहब। चला आगे, सिंपल क्वेश्चन है साहब। ये वाला क्वेश्चन फर्स्ट ग्रेड में भी आया हुआ है और कई बार पूछा गया है, ये जाने क्यों बार बार रिपीट करते हैं इस क्वेश्चन को, रटाया क्वेश्चन हो गया वैसे ये। और ये क्या है, व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ फ्री एनर्जी डेल जी फॉर स्पॉन्टेनियस प्रोसेस के लिए। स्पॉन्टेनियस प्रोसेस के लिए डेल जी की वैल्यू हमेशा जो क्या होगी, नेगेटिव होती है। कई बार पूछ लिया है ये क्वेश्चन, मुक्त ऊर्जा डेल जी का मान, ये 11th का क्वेश्चन है। चलिए, फेज इक्विलिब्रिया से ये क्वेश्चन है और इसमें जो है देखिए क्वेश्चन आराम से, कौन सा सही होना चाहिए इसके लिए। प्रावस्थाओं घटक बोले तो कंपोनेंट, स्वतंत्रता की कोटि, फ्रीडम, डिग्री ऑफ फ्रीडम की संख्या कितनी होगी जब ठोस कार्बन डाइऑक्साइड, क्या लिया आप लोगों ने, सॉलिड कार्बन में CO2 तथा O2 के साथ 100 डिग्री सेल्सियस पर साम्यावस्था में है। राइट द नंबर ऑफ फेजेज, नंबर ऑफ कंपोनेंट एंड नंबर ऑफ डिग्री ऑफ फ्रीडम इन द सिस्टम ऑफ सॉलिड कार्बन इन इक्विलिब्रियम विथ गैसेज CO, CO2 एंड O2। इस सिस्टम में जो है कंपोनेंट तो मुझे 4 दिख रहे हैं, तो आपके पास कंपोनेंट निकल जाएगा ना, एक तो ठोस कार्बन, एक CO, CO2 और O2। तो कंपोनेंट C आपके पास कितने हैं, यहाँ पर 4 है, कंपोनेंट में कोई दिक्कत नहीं है। फेज आपके पास ठोस और लिक्विड ठोस और गैस 2 दिख रही हैं, तो P आपके पास यहाँ पे कितनी है, 2 है। अब आपको अगर डिग्री ऑफ फ्रीडम निकालना है कि इसमें डिग्री ऑफ फ्रीडम आपको जानकारी नहीं है, तो कैसे निकाले डिग्री ऑफ फ्रीडम। 2 चीज़ें, कंपोनेंट भी यहीं से निकाल लिया क्वेश्चन से, फेज भी यहीं से निकाल लिया कि इसमें फेज 2 है। अब डिग्री ऑफ फ्रीडम निकालना है, तो डिग्री ऑफ फ्रीडम के लिए फार्मूला है F बराबर C माइनस P प्लस 2, F इक्वल C माइनस P प्लस 2। कंपोनेंट कितने हैं इसमें साहब, 4 हैं, ठीक है, और फेज कितनी है, 2 हैं प्लस 2 हैं, तो डिग्री ऑफ फ्रीडम जो है आपके पास कितनी निकल के आएगी, 4
सॉरी 2 निकल के आएगी। कितनी निकल के आएगी डिग्री ऑफ फ्रीडम यहाँ पे, नहीं 4 - 2 2 2 + 2 4। तो इसका जो है सही ऑप्शन कौन सा होगा बताइए। सही ऑप्शन जो होगा ए वाला ऑप्शन जो है इसका सही होगा। ये दोनों अपने को मालूम है, डिग्री ऑफ फ्रीडम इससे निकाल सकते हैं, F = C - P + 2 से निकाल सकते हैं। ठीक है साहब। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाया आपने विभाजन फलन के संबंध में नीचे दिए गए कथनों में से कौन सा असत्य है। Which one of the following is incorrect about partition function? यह विमाहीन मात्रक वाली राशि है, इसका मान तापक्रम पर निर्भर नहीं करता है, यह आद्य अवस्था ε0 = 0 वाले अणुओं के मोल भिन्न का व्युत्क्रम है, यह कुल अणुओं की संख्या तथा आद्य अवस्था में अणुओं की संख्या का अनुपात होता है। तो विभाजन फंक्शन के लिए विच वन ऑफ द फॉलोइंग इनकरेक्ट अबाउट पार्टीशन फंक्शन के लिए जो है असत्य है क्या है कि इसका मान तापक्रम पर निर्भर नहीं करता है। ये असत्य बात है, टेम्परेचर के ऊपर तो डिपेंड करेगा साहब। तो ये है बी वाला जो है वो इनकरेक्ट हो जाएगा इसके लिए। अब ये भी थ्योरेटिकल क्वेश्चन है। स्पीशीज whose wave functions are symmetric with respect to the exchange of particle is called। स्पीशीज जिनके तरंग फलन कणों के विनिमय के सापेक्ष सम्मित होते हैं कहलाते हैं। जिनके तरंग फलन कणों के विनिमय के सापेक्ष सम्मित होते हैं उनको क्या कहते हैं, उनको कहा जाता है साहब बोसोन कहा जाता है। क्या कहा जाता है उनको, बोसोन कहा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने हाजिर है। किसी सेल का विद्युत वाहक बल होगा Zn2+ के लिए जो कितना दे रखा है, Zn2+ किसी सेल का विद्युत वाहक बल होगा Zn2+ जो वैल्यू दे रखी है वो कितनी 0.1 और Cl- के लिए Cl- से Cl2 वैल्यू कितनी दे रखी है 0.1 दे रखी है। तो यहाँ पर जो वैल्यू जो निकालेंगे अपन सेल का विद्युत वाहक बल निकालने के लिए, सेल का विद्युत वाहक बल निकालने के लिए E0 सेल निकालना है आपको, E0 सेल निकालना है आपको। तो इसके लिए आपको पास क्या होना चाहिए, E0 कैथोड होना चाहिए माइनस E0 एनोड। तो यहाँ पर जो रिएक्शन जो हो रही है Zn से Zn2+ में कन्वर्ट हो रहा है साहब, Zn से Zn2+ में कन्वर्ट हो रहा है। तो ये रिएक्शन होगी वो किस पे हो रही है साहब, एनोड पर हो रही है। किस पर हो रही है, ये जो हो रही है ये बात हो रही है एनोड पर। और Cl- से Cl जो बन रहा है, Cl2 जो बन रहा है, ये बात कहाँ पे हो रही है साहब, कैथोड पर हो रही है रिएक्शन, ये कैथोड पर। Zn से Zn2+ ऑक्सीडेशन रिडक्शन हो रही है, Cl- से Cl2 क्या हो रहा है साहब, रिडक्शन हो रहा है यहाँ पर। तो अब जो है इसकी वैल्यू दे रखी, वैसे ये कितना दे रखा है -0.76। तो ये एनोड की जब बात करेंगे तो ये जो है E0 कैथोड कितना है आपके पास 1.36 माइनस ये माइनस ये वाला माइनस, अब ये वाला माइनस और लगा लें -0.76 वोल्ट। तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, इसको जोड़ोगे तो 2.12 वोल्ट आ जाएगा। ए वाला ऑप्शन इसका सही होगा, ए वाला ऑप्शन इसके लिए सही होगा। चलिए डीबाई-हकल इक्वेशन जब पढ़ते हैं और इसमें जो बात की जाती है ना, तो डीबाई-हकल इक्वेशन में तो प्रबल विद्युत अपघट्यों के लिए, तो प्रबल विद्युत अपघट्यों के डीबाई-हकल सिद्धांत के अनुसार विपरीत आवेशित आयनों के परिमंडल में आयन का अभिगमन खिंचाव महसूस करता है। आयन का अभिगमन क्या करता है, खिंचाव महसूस करता है। यह प्रभाव कहलाता है अकॉर्डिंग टू डीबाई-हकल थ्योरी ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स एन आयन मूविंग इन एन
ए ड्रैग दिस इफेक्ट इज नोन। तो उस इफेक्ट को क्या कहते हैं? होता क्या है कि जो आयन जो रहते हैं, जैसे कि यहाँ पे कोई लगा रखा आपने, कैथोड लगा रखा है, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आयन है और वो गिरा हुआ है नेगेटिव से पूरी तरह से, ठीक है, वो इधर की ओर गतिगमन कर रहा है, ट्रांसपोर्ट हो रहा है। तो ये जो है, जैसे ये इधर की ओर खिंचाव करेगा तो इसके पीछे पीछे ये दौड़ेंगे पॉजिटिव के, और एक नया परिमंडल बनाएंगे। तो उसको जो कहा जाता है, इसको खिंचाव महसूस करेंगे, है ना, खिंचाव के कारण, विपरीत आवेशित आयनों के कारण खिंचाव महसूस करते हैं, तो इसको कहते हैं असम्मित प्रभाव, एसिमेट्रिक इफेक्ट कहा जाता है। इसमें क्या कहा जाता है? उसको एसिमेट्रिक इफेक्ट कहा जाता है। ओके, याद रहेगा। चलो, सेल स्थिरांक को तो कक्षा 12वीं में क्वेश्चन आवे कि सेल स्थिरांक का सही मात्रक क्या है? द करेक्ट यूनिट ऑफ द सेल कांस्टेंट क्या है? बताइए, सेल स्थिरांक का सही मात्रक सेंटीमीटर इनवर्स क्या है साहब? सेंटीमीटर इनवर्स। और ये वाला क्वेश्चन भी क्लास 12th में पढ़ा जाता है, कोलराउश का लॉ जब पढ़ते हैं उसमें आता है कि 25 डिग्री सेल्सियस पर HCl और सोडियम एसीटेट CH3COONA तथा NaCl की अनंत तनुता पर तुल्यांकी चालकताएं क्रमशः 426.1, 91.0 तथा 126.45 सेंटीमीटर स्क्वायर ओम इनवर्स EQ इनवर्स हैं। तो एसिटिक एसिड के लिए मान ज्ञात करो, चालकता ज्ञात करो, तुल्यांकी चालकता अनंत तनुता पर, इन्फिनिट डाइल्यूशन पर, है ना। एट 25 डिग्री सेल्सियस द इक्विवेलेंट कंडक्टर्स एट इन्फिनिट डाइल्यूशन ऑफ HCl, CH3COONA and NaCl 426.1, 91.0, 126.45 सेंटीमीटर स्क्वायर ओम इनवर्स EQ इनवर्स रिस्पेक्टिवली। द लेमड़ा इन्फिनिटी फॉर CH3COOH इज, कुछ नहीं, इसके लिए इक्वेशन है, और इक्वेशन जो है आपको लिखना आनी चाहिए बस, कि आपको प्राप्त क्या करना है, आपको CH3COOH प्राप्त करना। और अगर आपको CH3COOH अगर आपको चाहिए तो इसके लिए आप जो है, आपको मालूम होना चाहिए एक HCl के लिए कितना दे रखा, 426, तो HCl प्लस CH3COONA माइनस NaCl लिख दोगे। ओके, तो ये से ये कैंसिल हो जाएगा, और Cl से ना हाँ, Na से Na कैंसिल हो जाएगा, Cl से Cl कैंसिल हो जाएगा, तो ये क्या हो रहा है, CH3COOH हो जाएगा, CH3COOH बचेगा आपके पास। अब यहाँ पर जो आप इसको जो दोनों को प्लस किया है और इसको माइनस किया है, तो 426 डायरेक्ट देखो, 426.1 प्लस 91.0 माइनस 126.45, तो ये आपके पास जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 390.6 सेंटीमीटर स्क्वायर ओम इनवर्स EQ इनवर्स। बी वाला ऑप्शन जो है इसका सही होगा। सिंपल क्वेश्चन बनाया था ये, तो बी वाला ऑप्शन इसके लिए सही है। कोलराउश का नियम से रिलेटेड क्वेश्चन था ये। चलिए, तो आज जो है 20 क्वेश्चन किए, टाइम आधा घंटा हो गया है लगभग इस वीडियो को। तो उम्मीद करता हूँ कि आप जो है अच्छी तरह से जो है पढ़ रहे होंगे। वीडियो को शेयर कीजिएगा, और जिन साथियों को पूरा कोर्स पढ़ना है वो तो संपर्क कर ही सकते हैं। नंबर इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिलेंगे, और एप्लीकेशन की लिंक भी मिलेगी आपको। ओके, और जल्दी जो भी है पढ़ाई स्टार्ट करना है तो जल्दी कीजिएगा, क्योंकि समय आपके पास कम है। जनरल पेपर भी अच्छे से करना है और सब्जेक्टिव भी अच्छे से करना है, और सिलेक्शन जो है टॉप 6 से में लेना है। जितने भी लोग पढ़ रहे हैं, चाहे कितना भी, यहाँ पर ये है कि यहाँ पर रिज़ल्ट उन्हीं का निकलेगा, क्योंकि मेरिट बनती है यहाँ पर, तो मेरिट में टॉप 6 में आना है, और टॉप 6 में आना है। अगर पेपर सरल आ गया तो मेरिट हाई जा सकती है। ऐसा नहीं कि इतना कट ऑफ जो है सेम रहेगा, और प्रिपरेशन करेंगे तो कट ऑफ ज़्यादा जा भी सकता है, ज़्यादा कंपटीशन होगा तो। ओके, तो अच्छे से तैयारी कीजिएगा। मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ओके, बाय, जय हिंद।